आदरणीय जनरल अजय सिंह जी और यहाँ उपस्थित सब विद्वज्जन, जब इस विषय पर बोलने के बारे में विचार कर रहा था तो अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत प्रसिद्ध उद्धरण है, वो बार बार मेरे मन में घूम रहा था। आपको याद होगा कि वो टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखते हुए चार्ल्स डिकेंस, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने वाली है उसको वो वर्णन कर रहे हैं, और पहले 4 शब्द वो ये लिखते हैं, 6 शब्द वो ये लिखते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। हमारी आज की परिस्थिति कुछ वैसी है। आज भारत देश वास्तव में बहुत विकट स्थिति में है। पिछले ये 10 साल ये यूपीए की सरकार के रहे हैं, इसमें सर्वआयामी गिरावट भारत में आई है। देखते हैं तो लगता है कि एज इफ वी आर ऑन आवर नीज टुडे। मैं कुछ इसकी वर्णन करूं तो अर्थव्यवस्था को ले लें। अर्थव्यवस्था में आज जो भारत की स्थिति है उसमें भारत की आर्थिकता पर इसकी साख समाप्त हो चुकी है। बाहर वाले यहाँ पूंजी लगाएं वो तो दूर की बात है, यहाँ का उद्यमी भी वो सोचता है कहीं और जाके पैसा लगा लूँ, यहाँ तो मालूम नहीं क्या होने वाला है। और जो साधारण ग्रस्त है उसे तो ये चिंता सताई जा रही है कि खुदा न खास्ता अगर ये व्यवस्था फिर आ गई तो घर का बजट कैसे बराबर करेंगे। इस प्रकार की महंगाई जो हुई है, और ये जो इन्फ्लेशन होती है, जो महंगाई होती है, ये कोई अर्थव्यवस्था का, आर्थिकता का कोई नेचुरल लॉ नहीं होता। इसको हाथ से किया जाता है, नीतियों से महंगाई बनाई जाती है। मुझे याद है कि 2004 में जब ये सरकार, यूपीए सरकार चुन के आई थी, उस समय किसी को लगता नहीं था कि एनडीए सरकार हारेगी। तो उस समय एक मित्र हैं जेएनयू में, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बहुत चिंता का विषय नहीं है, 2-4 साल में ऐसी महंगाई करेंगे कि अपने हाथ चले जाएंगे, क्योंकि फितरत में है महंगाई करना। इनका तरीका ही है कि जब आते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर साथ लेके आते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना वो कैसे विश्वास से कह रहा है, पर पहले दिन से वो चलने लगता है। और अब तो अपने प्रधानमंत्री मानते हैं कि हमने ये किया है। वो कारण देते हैं कि किसानों को ज़्यादा पैसा देना था, और क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा देना था तो महंगाई तो बढ़नी ही थी। ये उन्होंने कहा है, स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, किसानों का भला तो देखना चाहिए, पर किसानों का भला बाकी सारे देश का को विकट स्थिति में लाके तो नहीं किया जाता। किसान का भला अनाज का भाव बढ़ा के भी किया जा सकता है, अनाज का उत्पादन दुगना करके भी किया जा सकता है। बाकी राज्यों में, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो दूसरा रास्ता अपनाया गया। अनेक राज्यों में अनाज का उत्पादन इतना बढ़ा है कि वहाँ का किसान बहुत प्रसन्न है। पर कांग्रेस का अपना एक तरीका है, यूपीए का अपना एक तरीका है। और एक तो ये था कि एक विशेष तरीका है अर्थव्यवस्था के साथ डील करने का। और इस बार जब यूपीए सरकार थी उसमें एक विशिष्ट प्रकार की एनजीओज वाली जो वादिता होती है वो उन्होंने अपना ली थी। और उस वामवादिता का तो अर्थव्यवस्था पर वही प्रभाव होना था जो हुआ। वो साख वैसे ही गिरनी थी जैसे गिरी, पर जो भी हुआ, अभी स्थिति ये है कि अगर ये व्यवस्था और चल गई, कहीं कुछ ऐसा हो गया कि एक बार फिर 5 साल इसके आ गए, तो फिर तो मालूम नहीं हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा और हमारे साधारण लोगों का क्या होगा, हमारे उद्यमी कहाँ जाएंगे, उसका कुछ हिसाब नहीं दिखता। ऐसी स्थिति
रामभद्र राय कह रहे थे कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई बात आज हुई है, पहले कभी हुई नहीं थी। पर मुझे लगता है शायद 73 में जब वो बढ़ा थे, मूल्य वृद्धि बहुत ऊंची हुई थी, उसके बाहर के कारण थे। जब तेल का भाव बढ़ा था तब भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी स्थिति में थी। पर आज वाली स्थिति भयंकरतम स्थितियों में से एक है, अगर ये पहली नहीं भी है तो जब सबसे विकट स्थितियों में से एक आज की स्थिति है। दूसरा जो इस पिछले 10 सालों में हुआ और जिसके कारण आज की स्थिति बहुत निम्न स्तर की दिखाई दे रही है, वो कि देश में एक विशेष प्रकार की राजनीतिक अनैतिकता का व्यवहार दिखाया गया। आप सबको याद, आप सब राजनीति में रुचि लेते हैं, पिछले 10 वर्षों में संसद में कितनी बार ऐसा हुआ कि जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके किसी एक विधेयक पर, किसी एक राजनीतिक विषय पर बहुमत जुटाया गया। सतत ये चलता रहा, उसमें सबने भाग लिया, पर उसके कर्ता धर्ता तो ये यूपीए के मैनेजर्स थे, यूपीए के प्रबंधक थे, कि बार बार संसद में सब प्रकार की राजनीतिक नीति को छोड़कर किसी भी प्रकार से विशेष विचित्र प्रकार के विधेयकों पर, विचित्र प्रकार की नीतियों पर, जिस पर देश में बहुमत था ही नहीं, उन नीतियों पर बहुमत जुटाया गया। और उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में इस प्रकार के विधेयक बने हैं, इस प्रकार के कानून बने हैं जिनका कहीं स्थान नहीं होना चाहिए किसी देश की विधि व्यवस्था में। और उनका बाकी सब छोड़ दिए, उनमें से अधिकतर की ड्राफ्टिंग इतनी घटिया है क्योंकि ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम ऐसे ही जोड़ तोड़ करके चला लेंगे तो जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है, जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है साधारण, जिससे होकर कोई विधेयक ठीक रूप में आकर निकलता है, वो प्रक्रिया ही रोक दी गई। और क्योंकि ये बार बार चलता रहा तो देश में राजनीति के प्रति, राजनैतिकता के प्रति एक अविश्वास का वातावरण बना। संसद की गरिमा घटी, राजनीति की गरिमा घटी, राजनीतिक प्रक्रिया की गरिमा घटी, और उसके कारण ये जो व्यवधान खड़े, जिनकी बात रामभद्र राय कर रहे थे, ये एनजीओ प्रकार के लोगों को जो मूलतः राजनीतिक हैं, उन्हें ये दिख गया कि शायद हम ही राजनीति चला लेंगे, हम ही राजनीति में, इनसे नहीं चलता तो हम चला लेते हैं। और दिल्ली में तो वो सफल भी हो गए। पर सफल होने के बाद अराजनैतिक राजनीति कैसी होती है उसका एक उदाहरण तो हमें तुरंत मिला। ये तो कुछ सप्ताह भी नहीं लगे कि जो संवैधानिक तरीका है व्यवस्था को चलाने का, वो कुछ सप्ताहों में ही चौपट हो गया। पर ये उनकी उतनी गलती नहीं है जितनी यूपीए सरकार ने राजनीति की गरिमा को नीचे करके, राजनीतिक अनैतिकता का वातावरण फैला के जो एक सिनिसिज्म देश में फैलाया, राजनीति की गरिमा को नीचे फैलाया, उससे ये सब निकला। एक और बड़ी बात यूपीए के समय हुई और ये भी असाधारण है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों के प्रति कुछ ना कुछ भावना तो हमेशा रही है। राजनीति, चुनावी राजनीति की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों को कुछ ना कुछ लीग से बाहर निकल कर दिया जाता है। मुख्य धारा के प्रति दुराशय में परिवर्तित हो गया। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा लीजिए, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट उठा लीजिए, वो अल्पसंख्यकों के बारे में जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, पर प्रत्येक पन्ने पर देश की मुख्य धारा के प्रति दुराशय का भाव स्पष्ट झलकता है। हर पन्ने पर बात यह है कि ये बंदे ठीक नहीं हैं, ये इनका नुकसान करना है। वो अल्पसंख्यकों का लाभ होता है या नहीं वो बाद में देखेंगे। और ये केवल लिखा नहीं गया,
हम लोग बहुत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करते रहे, पर इस सरकार ने जितनी भी उसकी अनुशंसाएं थी उनके लिए सतत बजट प्रावधान किया, सतत व्यवस्थाएं की, और जितना कुछ अल्पसंख्यकों के लिए इस सरकार में हुआ है वो अगर उनकी ये जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ है उनकी वेबसाइट पर चले जाएं तो उस पर दिख जाता है क्या क्या उन्होंने किया। पर आप किसी स्कूल किसी कॉलेज में चले जाइए कि वहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लास में चले जाइए, वहाँ पर हर कक्षा में आप किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, आप जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो अपने आप ही आपके बैंक में, आप किसी कॉलेज में विद्यार्थी हैं तो अपने आप के आपके बैंक में कुछ पैसा चला जाता है क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं। और इसके अतिरिक्त वो जो पहले वाला था अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, और अब ये पिछड़ी जातियों वाले, उनके लिए भी पैसा जाता है। तो किसी भी कक्षा में आपको कुछ 10% से कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके बैंक में पैसा नहीं पहुंचा सरकार की ओर से। ये किस प्रकार का अल्पसंख्यकों के प्रति सदाशय का भाव होगा? ये बच्चे बेचारे जो 10% बच गए हैं वो क्या सोचते होंगे इस देश के प्रति कि कहाँ हम पैदा हो गए, कि क्योंकि हम इनमें से कुछ नहीं हैं, हम अपने आप को साधारण इस देश का नागरिक मानते हैं या कहे जाते हैं, तो हम वैसी अल्पसंख्यक बन गए हैं। अन्य सब अल्पसंख्यकों को कुछ देने के लिए हम अल्पसंख्यक हो गए। ये किस प्रकार की राजनीति हुई? और ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में दिन ब दिन दिख रही है। ये हुआ है इस यूपीए सरकार के निर्देश आते हैं, प्राचार्यों को, प्रधानाचार्यों को निर्देश आते हैं कि अगले हमने इतना पैसा बजट में डाल दिया है, आप ढूंढिए कौन कौन अल्पसंख्यक हैं, उनके खाते में डालिए, और नहीं डाला गया तो बताइए कि क्यों नहीं हुआ। इस प्रकार के अल्पसंख्यकवाद इस दौरान चला है यहाँ पर। मैं फिर कहता हूँ कि अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी समाज में सदाशयता बनाने रहना आवश्यक है। तो ये नहीं है कि हमें उनके प्रति दुराशा का भाव रखना है, पर ये ढंग जो है यूपीए वाला, ये विचित्र है, विलक्षण है, ये चल नहीं सकता किसी समाज में बहुत देर के लिए। चौथा जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इस सरकार के समय जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से राज्य चलता है, उन सब की बड़ी अवमानना हुई। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जनतंत्र में राजनीतिक कार्यपालिका और ये जो संस्थागत कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, इनमें कुछ तनाव तो रहा ही करता है, वो सहज है किसी भी लोकतंत्र में। और अच्छी राजनीतिक कार्यपालिका, सुशासन का अर्थ होता है कि इस तनाव के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। वो संतुलन तो इस समय मालूम नहीं कहाँ चला गया है। मतलब आप कभी सोच सकते हैं कि आपके सेना प्रमुख को किसी छोटी सी बात के लेकर अपनी सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, आपके नौसेना प्रमुख को किसी बात पर त्याग पत्र देना पड़े, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं, पर वो तो एक दूसरे के विरुद्ध खड़े। और अभी तो आपके विदेश मंत्री विदेश में जाके कह रहे हैं कि कह कुछ भी नहीं रहे हैं शायद, तो सर्वोच्च न्यायालय का और चुनाव आयुक्त का वहाँ व्यंग उपहास कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब में
ये हो सकता है कि सेना प्रमुख गलत थे, ये हो सकता है कि नौसेना प्रमुख ने कुछ लापरवाही हुई हो, ये हो सकता है कि चुनाव आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सीमाओं से का अतिक्रमण किया हो, पर इन सब समस्याओं का समाधान इस प्रकार तो होता नहीं। कोई भी ठीक राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार के समाधान नहीं ढूंढे जाते। ये सब बातें तो इंटरनल कंसल्टेशन से, अंदर बैठ के आंतरिक प्रक्रियाओं से इनका समाधान होता है। सबकी सब संस्थाओं की अवमानना करके आप इस प्रकार के समाधान कर रहे हैं तो वो तो पूरे देश की अवमानना होती है उसमें। और ये जो अवमानना हो रही है देश की, उसका आभास अन्य देशों को होता है। उनको पता चलता है कि आपकी क्या स्थिति हो गई है, क्या आप में बचा है, उनको पता चलता है। और फिर वहाँ से उस प्रकार का दुस्साहस होता है जो पिछले कई वर्षों से सतत चल रहा है। कभी पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करके दिखाता है, कभी चीन कुछ दुस्साहस करके दिखाता है, कभी बांग्लादेश वाले तो कभी आपकी सीमाओं को मानते ही नहीं थे, वो तो विषय ही अलग है। उन्होंने ना, हमने कभी अपनी सीमाओं को वहाँ दृढ़ करने का प्रयास किया, ना उन्होंने कभी इस सीमा को सीमा माना, और हम उसे लेते चले गए कि ठीक है। पर ये स्थिति के विश्व में को लगने लगे कि आपकी तो संतुलन बिगड़ा हुआ है, विश्व में आपका उपहास उड़ाया जाने लगे, वैसी परिस्थिति में हम आ गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्चुअली वो जो स्थिति थी फ्रांस की जस्ट बिफोर द रिवॉल्यूशन, वैसी कुछ स्थिति अब बनी है। और ऐसी स्थिति होती है उसके पास क्रांति आनी चाहिए, नहीं आएगी तो समस्या होती है, नहीं तो इस स्थिति को बनने नहीं देना चाहिए। अब वो जो दूसरा कंपोनेंट है कि इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, देयर आर इंडिकेशंस इन द एयर कि कुछ तो बदलने वाला है। और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, मुझे व्यक्तिगत रूप से जिस पर सबसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, वो ये है कि ऐसा लगता है कि ये जो एक राजवंश भारत की राजनीति पर पिछले कोई 86-87 साल से भारत की राजनीति पर बैठा हुआ था, सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ था, वो राजवंश शायद अब जाने वाला है। 86 साल हो गए मोतीलाल नेहरू से लेके अब तक। बड़ा समय होता है, 5 पीढ़ी हो गई। किसी भी बड़े परिवार के लिए ये पर्याप्त होता है, इससे बड़ा अधिकतर कोई इतिहास में इससे अधिक चलते नहीं हैं। मुझे लगता है कि इसका भी इस बार समय आ गया, हम कोई बड़ी गलती नहीं करते तो ये राजवंश समाप्त होगा, और ये राजवंश समाप्त होगा तो शायद अपनी राजनीति बदलेगी। उनकी देखा देखी जो अन्य दलों में भी ये राजवंश की प्रवृत्ति चलने लगी थी, वो भी शायद कुछ बदलने लगी कि एक बार ये बड़ा उदाहरण समाप्त हो जाता है तो छोटे उदाहरण अपने आप अपनी दिशा ढूंढने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन और कुछ भी नहीं होता, तो शायद ये होने वाला है। और इसके लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि न केवल ये राजवंश जाए, उसके बाद हम राजनीति इस रूप में चलाएं कि इस प्रकार का वंशवाद पुनः यहाँ भारत की नीति पर हावी न हो पाए। भारत को स्वतंत्र हुए 67 साल हो चुके हैं, ये बहुत लंबा समय होता है। इतने में ये होना चाहिए कि हम अपने में पुनः स्थित हो जाएं और अपनी प्रकार से, अपनी दृष्टि से राजनीति करने लगे। उसको करने के लिए इस राजवंश का जाना आवश्यक था और शायद अब ये जा रहा है। दूसरी जो आशा की किरण, बड़ी आशा की किरण दिखती है कि पिछले 10 सालों में जब ये केंद्र की सरकार इस प्रकार की दिख रही थी कि सब जगह कुछ गलती हो रही है, ना राजनीति चल रही है, ना अर्थनीति चल रही है,
जहाँ विदेश नीति चल रही है, उस काल में अनेक राज्यों की सरकारों ने अद्भुत जीवंतता दिखाई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी यू हैव सीन। मतलब वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अन्य अनेक राज्यों ने अलग अलग आयामों में विचित्र विलक्षण जीवनता वहाँ दिखी है। और भारत अगर इस केंद्र सरकार की इन सब तौर तरीकों के बाद अगर भारत चलता रहा है, अगर यहाँ की जीवन जितना कठिन हुआ उससे और कठिन नहीं हुआ, तो इसलिए कि राज्य सरकारें बहुत अच्छी चलती रही, बहुत। और वो अपने आप में एक आशा की बात है, क्योंकि अंततः तो भारत की राजनीति फेडरल राजनीति ही होने वाली है। उसके बिना इससे जो फेडरलिज्म को और जीवन मिलेगा और बल मिलेगा, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली का प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को ये नहीं बता सकता कि तुम कैसे चलो, वो मुख्यमंत्री उसे बता सकता है कि हम तो ऐसे करते हैं और यहाँ हम अच्छा कर रहे हैं आपसे। ये स्थिति बनेगी तो पूरा भारत सुदृढ़ होगा, बड़ा होगा। पर ये जो राज्यों में हुआ है वो वास्तव में बहुत बड़ा है। मैंने 4-5 स्लाइड्स जहाँ दिखाने का प्रयास किया, मैं नहीं देख पा रहा हूँ इन्हें, तो मैं बताऊँगा नहीं। पहली स्लाइड में गुजरात में पिछले 7 सालों में, ये एग्रीकल्चर का है, वो 2004-05 से अब के ये आंकड़े हैं। ये राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी होती है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, उसके आंकड़े हैं और ये स्थिर भावों पर हैं, 2004-05 के भावों के अनुसार हैं। और आप देख रहे होंगे शुरू में 2004-05 में 27,000 करोड़ के आसपास गुजरात का कृषि क्षेत्र में जो कुल उत्पाद था 27,000 करोड़ के आसपास है। और ये 2010-11 में शायद ये 45,000 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, 26,000 से 45,000 करोड़, क्योंकि 170% हुआ है। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं 2 दिन वहाँ गया था और मुझे सब बता दिया लोगों ने, मुझे सब पता चल गया, और वहाँ नेगेटिव ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में। उनके आंकड़े कौन से मुझे मालूम नहीं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। दिस इज़ द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, जहाँ से ये आते हैं। और ये 170% बड़ी ग्रोथ होती है, ये 7 सालों में है। और वो जो कह रहे हैं कि 11% का क्लेम है उनका गुजरात का, उसके अनुरूप ही ये बैठता है। अब उन्होंने कहाँ से आंकड़े लिए वो बताएं, पर उनसे पूछा क्यों नहीं जाता कि कहाँ के आंकड़े हैं वो जिनसे आप बात कर रहे हो। पर अगला देखिए, अगला मैन्युफैक्चरिंग का है और ये शायद 155,000 करोड़ से 110,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। दिस नियर डबलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत के अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर पर विशेष ध्यान नहीं है। अधिकतर राज्यों में इस द सर्विसेज, सेवा क्षेत्र जो है वहाँ वृद्धि हो रही है। यहाँ विनिर्माण, एक्चुअल मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, उसमें दुगना वृद्धि हुई है 7 सालों में। और वैसे इन्फ्लेशन का एक कारण ये होता है कि जब आप सेवाओं में वृद्धि करते हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं, वेतन बढ़ते हैं, बट देयर इज नो इंक्रीज इन गुड्स, सामान बाजार में नहीं बढ़ता, क्योंकि आप सब कुछ वृद्धि जो कर रहे हैं वो सेवा क्षेत्र में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करते, एग्रीकल्चर में, कृषि में नहीं करते, क्योंकि सामान तो वहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र तो उसके उपयोग के लिए है। अगर सामान नहीं और आपका केवल सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है तो ये होता है जो महंगाई होती है। पर इन दोनों में आप देख रहे हैं कि गुजरात में तो दोनों में वृद्धि हुई, 70% वो बढ़ा और 100% ये बढ़ा। और कुल जो है, अगला जो है टोटल एसडीपी, अगली स्लाइड आगे, ये शायद 200,000 करोड़ से 400,000 करोड़ तक गया है। दिस इज डबल। तो
not only there is a growth, there is a balanced growth, which is very unusual for most states of India. अगला जो है मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं, वहाँ के लिए मेरे पास इससे अधिक आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में तो मैं 1964-65 से अब तक के आंकड़े दिखा रहा था। ये शायद कुल क्षेत्र अंडर क्रॉप्स, टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स के आंकड़े हैं। और इसमें ये जो बहुत नीचे का दिख रहा है 2003-04 में, ये वो काल है जब दिग्विजय की सरकार का अंतिम वर्ष है और ये चौहान जी की सरकार का पहला वर्ष है। दिग्विजय सिंह के 5 सालों में खेती में बहुत बड़ी गिरावट आई थी और ये मध्य प्रदेश के सब लोग जानते हैं। पर उसके बाद का आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का ग्रोथ हुआ है वहाँ, शायद 40 लाख हेक्टेयर भूमि जुड़ी है कुल खेती में, 40 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। ये विलक्षण है, ये दिस एक्सप्लोसिव ग्रोथ। बोले ये इसमें है, अगला दिखाइए, ये शायद उसकी है इरिगेटेड एरिया की, सिंचित क्षेत्र की, ये शायद दुगने के आसपास हुआ है उस वो 2003-04 से लेके अब तक का। और आगे शायद प्रोडक्शन होगी, क्या है ऊपर लिखा हुआ, वीट प्रोडक्शन है। अगला स्लाइड नेक्स्ट। हाँ, वो वीट प्रोडक्शन है विच इज एक्चुअली एक्सप्लोडेड। तो इस प्रकार का परिवर्तन वहाँ हुआ है। और मैं बताऊँ आपको कि जब खेती में परिवर्तन होता है, खेती में वृद्धि होती है, तो सबका जीवन सुधरता है। आप किसी भी क्षेत्र में वृद्धि कर लें, इस प्रकार की ग्रोथ कर लें, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये सुनने को नहीं मिला कि हम सब अब तो जी सबका सुधार हो गया। मैंने 2 जगह पर यह बात सुनी है। एक बार मैं जापान गया था और किसी बहुत बूढ़ी महिला के साथ बैठा हुआ था, उससे बात कर रहा था, तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट द टाइम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फिर अब की बात कर रही थी। एंड देन सडनली सेड, नो लाइफ इज गुड फॉर एवरीबडी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ये कहा जाता है जहाँ जिस समाज में कि लाइफ इज गुड फॉर एवरीबडी, दैट इज व्हेन यू हैव डन द राइट थिंग। मैं दतिया में गया और अनेक किसानों से मिला, हर एक का कहना था अब तो सबके लिए अच्छा होगा। ये आप तभी सुनते हैं जब खेती में विकास होता है, मैन्युफैक्चरिंग में विकास होता है, खेती में विशेषता। पर आप केवल सेवाओं में विकास करेंगे तो ये बात आपको सुनने को नहीं मिलती। ये मध्य प्रदेश में सुनने को मिलती है, गुजरात में मैंने सुनी नहीं, पर वहाँ भी सुनने को अवश्य मिलती होगी। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ चेंज विच द अदर स्टेट्स हैव डन इट। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, पर दैट इज़ द काइंड ऑफ चेंज द स्टेट्स हैव ब्रॉट। दैट्स द काइंड ऑफ चेंज। एक बात और मैं इस विषय में कह दूं कि भारत में ये एस्पायरिंग क्लासेस की बहुत बात हो रही है। आकांक्षावान युवा वर्ग है और उसकी चिंता करनी चाहिए, ऐसी बात बहुत हो रही है। उनकी वोटों से अगला चुनाव जीता या हारा जाएगा। पर वास्तव में ये जो 10 करोड़ लोगों की बात, युवाओं की बात कर रहे हैं, वो सब आकांक्षावान युवा नहीं, क्योंकि उन 10 करोड़ में से, मेरे पास तुरंत आंकड़े नहीं है, मैंने कहीं लिखे हुए हैं, उन 10 करोड़ लोगों में से बहुत थोड़े ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने बीए तक पास किया है या बीएससी की है, और में और भी थोड़े ऐसे होंगे जिन्होंने बीटेक, एमई, एमएससी कर ली होगी, जिन्होंने किसी प्रोफेशनल फील्ड में कुछ डिग्री प्राप्त कर ली होगी। एस्पायरिंग क्लासेस इन लोगों की हैं। आकांक्षावान लोग ये हैं जिन्होंने बीए कर लिया, बीटेक कर लिया, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार का ऊंचे नगरों में ऊंचा लाइफस्टाइल बना है, जीवन शैली बनी है, वो प्राप्त करें। पर इन 10 करोड़ युवाओं में अधिकतर वो हैं, भारत में वास्तव में 42 करोड़ युवा हैं, जो 1535, ये 10 करोड़ एक्स्ट्रा आप कह रहे हैं, वैसे 42 करोड़ हैं। इन 42 करोड़ में से अधिकतर मोर देन 90% ऐसे युवा हैं जो आकांक्षावान, जिनके लिए शब्द का उपयोग ठीक नहीं है,
उनके लिए प्रयासरत शब्द शायद अधिक उपयुक्त है। वो तो लगे हैं कि कहीं पैर जमाने की जगह मिल जाए, किसी प्रकार जीवन ठीक व्यवस्थित ढंग से निकल जाए। और वो जीवन ठीक व्यवस्थित ढंग से तब निकलेगा जब कृषि में वृद्धि होगी और मैन्युफैक्चरिंग, उनके लिए नौकरियां या कृषि में है या ब्लू कॉलर जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज वेयर दे कैन go there. It's not the white collars jobs of IT, though they are not unimportant, but उन्हें वो चाहिए। ये अगर हमने उन 42 करोड़ युवाओं को समायोजित करना है तो उधर मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर में करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्य आर गेटिंग दिस राइट, दे आर पुटिंग अटेंशन ऑन एग्रीकल्चर, दे आर पुटिंग अटेंशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग। और इसकी चिंता है बहुत सारे, मतलब मोदी के भाषण में वो चिंता दिखाई देती है। एक शायद जहाँ दिल्ली में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें मुझे एग्जैक्ट ठीक शब्द याद नहीं है, पर उन्होंने कहा कि इन तीनों का 30% सेवा क्षेत्र का, मैन्युफैक्चर क्षेत्र का और विनिर्माण क्षेत्र का और इसका कृषि क्षेत्र का, तीनों का 30% भाग होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, मैंने सुना है। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा भारत एक नया देश बन जाएगा। इट विल बी ए कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री। एवरीबडी विल बी कॉन्फिडेंट, एवरीबडी विल बी कंसर्न विद द कंट्री, एवरीबडी विल बी ग्रेट। उस प्रकार का देश वो बन जाएगा जिस दिन हमने 30% कर लिया। अगर वो नहीं भी हुआ, उसकी ओर हम चलने लगे, उसकी हम चिंता करने लगे, इवन दैट इज गुड, इवन दैट विल चेंज थिंग्स। अभी तक तो मैंने सुना भी नहीं था कि किसी के मन में ऐसी चिंता है कि हम इन तीनों क्षेत्रों का कुछ संतुलन बिठा लें। वो होने लगा है। तो ये है आशा का, और उसमें से सबसे बड़ी आशा की जो किरण है वो तो जो राम बहादुर राय कह रहे थे कि ये राज्यों में जो बड़ी जीवंतता हमने देखी, उस फर्मेंट में से, उस क्रियाकलाप में से एक बड़ा नेता, एक सक्षम नेता हमारे समक्ष आया है। देश देख रहा है कि ये एक ऐसा नेता है जो देश को बदल सकता है। देश क्या चाहता होता है किसी नेता से? एक तो हम उसकी बात नहीं करते, पर अनकंडीशनल नेशनलिज्म, राष्ट्र के प्रति बिना किसी शर्त के आपका समर्पण भाव, वो नेता में देश देखना चाहता है। दूसरा, राष्ट्र चाहता है कि सुदृढ़ नेतृत्व हो। और तीसरा, आप में डिलीवर करने की क्षमता हो, विकास को आप दे पाएं, सिर्फ बातें नहीं करें, करके दिखाएं। और जिन नेताओं की बात अब हो रही है उन्होंने करके दिखाया है। और इसलिए ये केवल फ्लूक नहीं है कि अचानक पूरा देश कहने लगा कि मैं इस दिशा में इस नेता के पीछे चल लेता हूं, क्योंकि करके दिखाया है। उनके नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व में राष्ट्रवाद का भाव दिखता है और सुदृढ़ नेतृत्व दिखता है। तो दिस इज नॉट फाउंडेड ऑन शैलो फाउंडेशंस। वी मे स्टिल मेक एरर्स, बट द न्यू लीडर्स वी आर गेटिंग हैव their feet strongly on the ground and they have come out of a process. It's not like Arvind Kejriwal कि मैं कह रहा हूं कि मैं कर दूंगा और इसलिए हो जाएगा। वो ऐसे तो देश नहीं सुना करते। पर अरविंद केजरीवाल की बात तो राम बहादुर राय ने बहुत कर दी। जैसे उन्होंने कहा, ये संधि वेला है, देश एक बहुत विकट परिस्थिति से एक आशा की परिस्थिति की ओर जा रहा है। और संधि वेला में अनेक प्रकार के व्यवधान सिर उठाया करते हैं। वो प्रकृति का नियम ही है कि उन्हें छेद दिखने लगता है और वो चले आते हैं झुंड बना के। वैसा ही कुछ ये आप वाला फिनोमिना है। पर इन व्यवधानों की अनदेखी नहीं की जाती। व्यवधानों को पार पाने के लिए उसके लिए उपयुक्त रणनीति बनाई जाती है। अनदेखी करना तो नहीं होता। पर व्यवधान से अधिक ये सब नहीं है, मुझे तो लगता है, और वो शायद आज आवश्यक भी है
कि हम किसी बहुत बुरे समय से किसी बहुत अच्छे समय की ओर जा रहे हैं। ये हमारा संकल्प सफल हो, ऐसी कामना हम सबको करनी चाहिए। 7 दिन बाद, शायद 10 दिन बाद वर्ष प्रतिपदा है। वर्ष प्रतिपदा में समय बदला करता है। हम भी समय को बदलने का संकल्प करें और उस दिशा में चलें, ऐसी मेरी बंद करने से पहले, ये मेरी बात पूरी हो गई, पर मैं पिछले सप्ताह जनरल अजय सिंह को मिला था और मुझे उनसे 1 घंटा मैं उनके साथ बैठा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने वो बात की जिसकी बात करना आजकल फैशनेबल नहीं रहा, देशभक्ति की बात। क्योंकि कोई देश कितना भी बड़ा नेता आ जाए, लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं होती। देशभक्ति की भावना सर्वोच्च है। जब तक देशभक्ति की भावना नहीं होती, देश नहीं बना करते। और उन्होंने मुझे कहा कि देशभक्ति कुछ लोगों में सहज होती है। जनरल अजय सिंह ने कहा, उन्होंने मुझे अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाए और साथ में कहा कि आज भी जब मैं जनगण मन बजता है और झंडा फहराता है तो मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं। ये इस प्रकार की देशभक्ति की भावना जब हम देश की अवमानना होते हुए देखें, जब हम कहीं पर किसी देश की भूमि का अतिक्रमण होते हुए देखें, जब हम किसी देशवासी को भूखा देखें, जब हम देश की किसी पुरानी झील को पाट कर उस पर माल बनता हुआ देखें, ऐसा कुछ भी होता हुआ देखें, हमारी भूमि का, हमारे इतिहास का, हमारे लोगों का किसी प्रकार का भी अतिक्रमण होता हुआ देखें और तब हमारी आंखों में आंसू आए, ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तो फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद।